Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं एसपी एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा की संरचना एवं गठन। देखा जाए तो ये टॉपिक जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिकतर जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो डी ग्रुप का हो, चाहे सी ग्रुप का हो, चाहे वो बी ग्रुप का हो, इवन यूपीएससी, तो इतने अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप करता है वो कि अच्छे अच्छे धुरंधर जो लोग हैं वो रह जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन पर गहन अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन सेशन को जो हमारे होते हैं वो भी, और सारे के सारे जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, एक अपनी भाषा में उसको नोट कर लेना है। उसके बाद आपका कोई भी डाउट आता है, किसी भी प्रकार का कोई आप पूछना चाहते हैं या डाउट है, तो क्लास के बाद जो आपको कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप डाल दीजिए ताकि हम तक वो पहुंच जाए। और काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं आपको कि आपको कोई डाउट आते हैं या क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, और अधिक माध्यम से भी आप हमारे पास पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपका आता है हमारा यूट्यूब चैनल जो एसपी एजुकेशन है, जहाँ पर अभी आप मुझे देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, सारी क्लासेस आपको यहीं पे मिलेंगी। इवन उसके बाद आपको नोट्स भी चाहिए होते हैं, पीडीएफ वगैरह, तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा टेलीग्राम है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह, क्लास के नोटिफिकेशन सभी मिल जाएंगे। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं हमारे पास, कोई क्वेरीज है आपकी, क्वेश्चन है या डाउट है या कोई इंक्वायरी है, तो आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको ग्रुप वगैरह सभी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे हमारी लोकसभा में क्या आज तक का इतिहास रहा, क्या उसका भूगोल रहा, सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लोकसभा। तो सबसे पहले अपने टॉपिक को लिख लेते हैं हम, लोकसभा की संरचना एवं गठन। लोकसभा की संरचना एवं गठन, ये हमारा टॉपिक है। अब सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, आप कोई भी टॉपिक या कोई भी सिलेबस आपके पास होना होगा तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। आपके पास टॉपिक है लेकिन उस टॉपिक में आपको ये पता होनी चाहिए कि हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका एक परिचय, जिसको आप हिंदी में बोलते हो परिचय, इंग्लिश में आता है इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें जानेंगे कि इसकी संरचना कैसी है। संरचना के बाद उसके गठन कब किया गया, उसके चुनाव पहली बार, उसके बाद उसका जो लोग, कितने लोग आए, सरकार कैसे बनी, कितने सरकार बनी और कितनी सीटें मिली। तो पहली लोकसभा के बारे में जानेंगे, उसकी योग्यताओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके अध्यक्ष के बारे में जानेंगे और कुछ शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। और लास्ट में आपका आता है कुछ प्रस्ताव हैं जो केवल हमारे लोकसभा में लाए जाते हैं, ये सब जानेंगे। उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में हम लास्ट में अपना चर्चा करेंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे लोकसभा की संरचना एवं गठन के अंतर्गत। पहला क्या हो जाएगा, परिचय में पढ़ेंगे, दूसरा संरचना में पढ़ेंगे, तीसरी पहली लोकसभा के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसकी योग्यताएं, जो उसके सदस्य होते हैं उसकी योग्यता क्या होती है, उसका चुनाव कैसे होता है, कैसी प्रणाली यूज होती है, उसके बाद उन कितने लोग कहाँ से आते हैं उनके हम बारे में जानेंगे। उसके बाद अध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष होता है वो कैसे चुनाव होता है, कौन उसको चुनाव करता है और उसकी क्या क्या पावर होती है। उसकी बाद हम बात करेंगे जो हमारी लोकसभा है उसकी शक्तियों के बारे में, कुछ शक्तियां हैं लोकसभा को प्राप्त, उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद कुछ प्रस्ताव हैं हमारे जो केवल आपका लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। उसके बाद हम अपना फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं परिचय से। जो हमारा परिचय है इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
परिचय, बेसिक चीज। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा, इसका उदय कहां से हुआ, आखिरकार ये आया कहां से। बहुत से लोग कहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर हमारी संसद बनती है। तो ये हमारा एक कॉमन सा पर्सन है, सिंपल सा पर्सन है कि लोकसभा आया कहां से। तो अगर हम बात करें संसद की, तो संसद में 3 अंग होते हैं। अब वो कौन कौन से अंग होते हैं, तो सबसे पहले तो यही पता होनी चाहिए कि संसद के कौन से अंग होते हैं। तो संसद जो है हमारी एक स्ट्रक्चर बनती है संसद की। संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बनी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा 2 ही अंग से मिलकर बनी है संसद में, लोकसभा या राज्यसभा। तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं, जो हमारा संसद है वो हमारा 3 अंगों से मिलकर बनी है। पहला है आपका राष्ट्रपति, उसके बाद आपका आता है राज्यसभा, फिर आता है आपका लोकसभा। तो ये हमारे 3 अंग हैं। आर्टिकल, अगर संसद की बात करूं तो आर्टिकल 79 में आपका क्या आता है, संसद आती है। सिंपल सा पर्सन है कि आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 79 में क्या आता है, तो संसद आती है 79 में। इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए। तो संसद जो स्टार्ट होती है हमारी सुबह 7:09 पर हमारी संसद स्टार्ट होती है। तो उससे आपको आर्टिकल याद रह जाएगा कि आर्टिकल 79 में मेरा संसद आती है। तो संसद कितने अंगों से मिलकर बनी, 3। कौन कौन से हो गया, राष्ट्रपति पहला, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है हमारा लोकसभा। तो जो हम अपना चर्चा करेंगे वो लोकसभा पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको यही पता होनी चाहिए कि जो लोकसभा है हमारी वो हमारे कौन से आर्टिकल में है। तो लोकसभा का अगर मैं आर्टिकल की चर्चा करता हूं तो आर्टिकल आता है हमारा 81। आर्टिकल 81 यानी कि 81 जो आर्टिकल है हमारा, उसमें हमारा लोकसभा का चर्चा किया गया है। अब क्या लिखा है आर्टिकल 81 में, और ये आई कहां से, तो आई तो हमारी संसद के अंग से निकल कर है, संसद से बनी है ये, संसद इन तीनों से मिलकर बना है। तो 2 डेट आप देखेंगे, एक तो है 1951 और 52, 1951 और 52। एक है आपका 1954। ये आप 2 डेट देखेंगे, इन 2 डेटों पे इसका इतिहास रुका हुआ है। अब 1951-52 में पहली लोकसभा के चुनाव होते हैं, अक्टूबर 1951 में, और फरवरी 1952 तक इसके चुनाव होते हैं। और पहली लोकसभा गठित होती है आपकी 1952 में, उसके चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद 1952 से लेकर 1954 तक का जो टाइम पीरियड रहा उसमें लोकसभा का नाम लोकसभा नहीं था। तो फिर कौन सा नाम था, उसको कहा जाता था जनता की सभा। 1952 से 1954 तक का जो टाइम पीरियड रहा उसमें लोकसभा को क्या कहा जाता था, जनता की सभा। लेकिन जब 1954 आया तो 1954 में इसका नाम कर दिया गया लोकसभा। इससे पहले क्या नाम था, जनता की सभा। अब जनता की सभा क्यों कहा जाता था यह भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कोई भी आपके सामने नया पॉइंट आता है तो वहां एक क्वेश्चन मार्क लगता जरूर है। अब उस क्वेश्चन मार्क को आप कहेंगे कि जनता की सभा क्यों कहा जाता है, तो लोकसभा के काफी सारे नाम हैं। वो काफी सारे नाम कौन कौन से वो भी आपको पता होनी चाहिए। केवल एग्जाम में क्या होता है, आपको डायरेक्ट लोकसभा ना दे करके पूछ लेता है कि निम्न सदन कौन सा है, जनता की सभा कौन सी है, निचला सदन कौन सा है, भावनाओं के सदन कौन सा है। तो ये इतने सारे नाम प्रचलित हैं हमारे लोकसभा के लिए। तो एक एक करके आपको सारे नाम लिखा दूंगा, तो वो आपको नोट कर लेने हैं और याद भी करने हैं। तो बात करते हैं उन नामों की। तो अब हेडिंग डालो सबसे पहले, क्या लोकसभा के अन्य नाम, लोकसभा के नाम। अब सबसे पहले एक जो मैंने आपको अभी जानकारी दी 1951-52 की, पहले वो लिख लेते हैं। तो 1952 से लेकर 1954 तक जो हमारा टाइम पीरियड रहा उसमें कहा जाता था जनता की सभा। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, पहला पॉइंट। उसके पॉइंट आपका दूसरा आता है
1954 से क्या कहा जाने लगा? लोकसभा। अब आते हैं अन्य नामों की। अन्य नामों की अगर हम चर्चा करेंगे, अन्य नाम क्या आता है? भावनाओं का सदन। ये भावना आप वो मत ना समझ लेना कि आपके मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई रहती है कि उसका सदन होगा, वो भावना नहीं है। भावन मतलब फीलिंग्स, है ना, भावनाओं का सदन। कभी आप बोलो कि हमारे मोहल्ले में भी एक भावना रहती है, कभी वो उसका सदन हो, नहीं, भावनाओं का सदन आ जाएगा। उसके बाद प्रथम चैम्बर, प्रथम चैम्बर। उसके बाद आपका आ जाता है लोगों की सभा। ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे देख लीजिए, लोगों की सभा। उसके बाद निचला सदन, तो इतने सारे नामों से इसको पुकारा जाता है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने, लोगों की सभा, निचला सदन, प्रथम चैम्बर, भावनाओं का सदन। तो पहला तो नाम था इसका क्या? जनता की सभा। तो ये आपसे एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि जनता की सभा किसको कहा जाता है, तो लोकसभा को जनता की सभा कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो ये है एक हमारा छोटा सा परिचय रहा। अब संरचना की बात करते हैं, तो संरचना में इसका आता है कि इसमें सीटें कितनी है। जो हमारी लोकसभा है उसमें सीटें कितनी है, कितनी किसको मिली गई हैं। तो अगर हम बात करें अपनी लोकसभा में, तो लोकसभा में हमारे संपूर्ण भारत से 552 सीटें आती हैं। मतलब जो चुनाव होता है इसमें 552 सीटों पर चुनाव होता है। अब वो 552, आप पूछ सकते हैं मेरे से, जो 552 सीटें होती हैं, क्या वो पूरे एक उससे ली जाती है समुदाय से, या जैसे आपका स्टेट हो गया उनसे ली जाती है, या आपका केंद्र शासित प्रदेश यूटी जो होते हैं उनसे ली जाती है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं इसमें संरचना के अंतर्गत। तो आर्टिकल हमारा जो 81 था उसी में इसकी संरचना दी गई है। आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81 में संरचना में लिखा गया है कि इसमें 552 सीटें होंगी। किसमें? लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। अब जो 552 सीटें होंगी, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ पे जो भारत में सीटों का बंटवारा होता है, वो सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। यानी कि जिसकी जनसंख्या स्टेट की ज़्यादा होगी उसकी जो सीटें होगी वो ज़्यादा होंगी। सबसे ज़्यादा किसकी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की सीटें आती हैं। तो उसी प्रकार जो लोकसभा है, लोकसभा में जो 552 सीटें हैं, ये हमारे जनसंख्या के आधार पर वितरित हुए। जैसे पहले से ही हमारे देश में प्रथा चली आ रही है, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तब भी संविधान सभा का गठित हुई थी, तो उसमें भी जो सीटें थी वो भी हमारा जनसंख्या के आधार पर ली गई थी। क्योंकि उस समय जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व चुना जाना था, तो 389 मेंबर तब लिए गए थे। तो उसी प्रकार जो अब है हमारी लोकसभा की सीटें, वो आपका 552 सीटें हैं। अब जो 552 सीटें हैं, ये 552 सीटें हमारी 3 जगह से आती हैं। पहला आपका राज्यों से आती हैं, जो आपके राज्य हैं उनसे आती है। उसके बाद दूसरा आती है यूटी से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। तो देखो, राज्यों से जो आती हैं वो मेरी 530 सीटें आती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं केंद्र शासित से, तो 20 सीटें आती हैं। आप कहोगे कि 530 और 20 मिलाकर मेरी सीटें 550 हो गई। जो 2 सीटें बचती है वो कहां से आती हैं? 2 सीटें आती हैं एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय। अब यहां पे बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, आंग्ल भारतीय समुदाय से आती है 2 सीटें, तो कुल मिलाकर कितनी होगी आपके पास? 530, 20 और 02, तो 552 सीटें हमारी ऐसे भरती हैं इसमें। अब जो आप प्रश्न अच्छे पूछ सकते हो कि ये जो 2 सीटें हैं जो आप बता रहे हो एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय की, ये कैसे आते हैं? देखो, चुनाव होता है, सिंपल सा चुनाव होने के बाद
अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो मेरा 530 और 20 मिलाकर जो मेरी सीटें आई हैं, ये वाली जो सीटें हैं, इनमें ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो आंग्ल भारतीय समुदाय से हो। मतलब कहने का ये है, अगर 550 सीटों पर चुनाव हुआ और 550 सीटों में से एक भी मेरा आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई व्यक्ति नहीं आया, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है आर्टिकल 331 के तहत कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को क्या कर सकता है, अपनी इच्छा से मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है, अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई व्यक्ति नहीं आए हैं तो उनको क्या कर सकता है, अपनी इच्छा से, अपने स्वेच्छा से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उसको ये पावर आर्टिकल 331 के द्वारा मिली गई है। हालांकि ये बात अलग है कि जो सदस्यों की लिस्ट भेजता है, यानी कि जिन सदस्यों को चुनाव करना है राष्ट्रपति को, उनका जो लिस्ट है, उनके जो नाम है, वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर होते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल ही उनको भेजता है और तब जाकर राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। अपनी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को जिसको लगा उसको बना दिया, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अधिकार तो है, लेकिन बनाएगा किसको? जिसकी सरकार होगी, जो मंत्रिमंडल चाहेगा उसी को तो बनाएगा। तो ये भी आप विशेष करके याद रखेंगे। तो ये सब चीजें आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप आराम से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं इनका चुनाव। इसका चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव की अगर मैं बात करूं, इसी में आपका चुनाव का आता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गठन की, तो गठन संरचना में चुनाव आता है। आप लोग, हम लोग सब मिलकर वोटिंग करते हैं, हम सब लोग चुनाव करते हैं मेंबर का, सदस्यों का। उसके बाद वो जाके लोकसभा में हमारे जो फीलिंग्स है, मतलब कि भावना को सदन इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे दुख दर्द हैं, जो हमारी भावनाएं या हमको चाहिए, हमारी जो परेशानियां हैं, उनको वहाँ पे संसद में जाके उनको उठाएं और उठाने के बाद सरकार के सामने प्रस्तुत करें, ताकि हमारी जो समस्याएं हैं वो सोल्ड आउट हो सकें। तो अगर मैं बात करूं चुनाव की, चुनाव इसका क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसको एक नाम दिया गया है अग्रता ही विजेता। क्या बोलते हैं इसको? अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता। अच्छा, दिख नहीं रहा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। अग्रता ही विजेता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब ये होता है कि जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी हमारे पास उम्मीदवार है, सबने चुनाव लड़ा, जो प्रथम आया, जिसके पास वोटिंग ज्यादा हुई, वो जीत जाएगा। मान लो कि आप या आपके मोहल्ले में चुनाव हुआ और उसमें चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हुए, 4 कैंडिडेट हुए, तो 4 कैंडिडेट में जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसको ज्यादा वैलिड मत मिलेंगे, वो जीत जाएगा। तो उसी प्रणाली से यहाँ पे क्या चुनाव होता है, और चुनाव होने के बाद जो सबसे ज्यादा वोट पाता है, जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोटिंग पाता है, उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चुनाव प्रणाली है। अब वोट कौन डालता है? वोट डालता है कि जिसकी उम्र 18 साल हो। लेकिन ऐसा, ये क्या हमारे मूल संविधान में लिखा था कि जिनकी उम्र 18 साल होगी वही वोट डाल पाएंगे? तो एक संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा उम्र निर्धारित कर दी गई, कितनी? 18 वर्ष। लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन था, इससे पहले उम्र थी आपकी 21 साल, कि जिसकी उम्र 21 साल है, जिसकी एज 21 ईयर है, वही वोटिंग कर सकता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा यह तय कर दिया गया है कि जिसकी वोटिंग 18, जिसकी उम्र 18 साल है, वो केवल वो ही वोटिंग कर सकता है, उससे नीचे का कोई वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, याद रह जाएगा। ये सब चीजें हमारे इसके संरचना और गठन में आती हैं। अब बात करते हैं कि जो पहले चुनाव हुए थे तो उसमें अध्यक्ष भी बने होंगे। अध्यक्ष कौन होते हैं, जो उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब अध्यक्ष में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब अध्यक्ष की बात करेंगे हम।
अध्यक्ष कौन होता है? मान लो कि आपके पास चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद आपके पास सारे सदस्य आ गए, तो उन्हीं में से किसी को एक इसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। हालांकि बात करें अध्यक्ष के पास पावर बहुत सारी हैं, अभी हम उन पे भी चर्चा करेंगे। तो अध्यक्ष किसको चुना जाता है? सदन के किसी भी सदस्य को। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, सदन में से ही चुना जाता है। सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। अब देखो काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि जो हमारे अध्यक्ष हैं वो पहले अध्यक्ष कौन बने। काफी बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछता है कि पहले अध्यक्ष कौन है, अभी कौन है। तो अभी तो हमारे ओम बिरला साहब हैं वर्तमान में, यहां मैं वर्तमान का लिख रहा हूं। ये वर्तमान में है। लेकिन मैं बात करूं प्रथम की, तो प्रथम कौन थे? जीवी मावलंकर। पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो हमारी पहली लोकसभा गठित हुई थी उसके अध्यक्ष बने थे आपके कौन? जीवी मावलंकर। तो देखिए जीवी मावलंकर ये कब से थे? ये पहले से ही हमारे इसके अध्यक्ष थे। कहा जाता है कि जब हमारा संविधान सभा गठित हुई थी, कब? जो 1946 में जब बनी थी हमारी, तो क्या हुआ था? जीवी मावलंकर साहब को क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। एक थोड़ा सा आपको अलग जानकारी दूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा, देखो संविधान सभा जब बनी तो उसके दो कार्य थे। पहला कहा संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण, और दूसरा काम था हमारे यहाँ पे संसद के रूप में काम करना, संसद के रूप में काम करना। तो जो हमारे संविधान का निर्माण कर रही थी उस जो सदस्य थे उनके सभी अध्यक्ष बना दिए गए। इसका अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो हमारे अध्यक्ष संसद के रूप में कार्य कर रहे थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर को पहले से ही हमारे जो संसद थे उसका अध्यक्ष बना के रखा गया था। हालांकि जब हमारे चुनाव पूर्ण हुए, चुनाव पूर्ण होने के बाद जो है उनको पूर्ण रूप से क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। जो हमारे पहले लोकसभा का जो चुनाव हुए थे वो 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस को मिली थी 364 सीटें। 364 सीटें हमारी कांग्रेस को मिली थी। आपको याद रखनी है, तो जिसको बहुमत मिलता है सरकार उसी की बनती है। तो उसी समय सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी थी। साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो ये हमारे अध्यक्ष के बारे में जानकारी है। अब और जानकारी क्या है हमारे अध्यक्ष के बारे में? पहली बार इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। इनको क्या होता है? अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। अगर इनको इनके पद से हटाना है तो इनको आप ऐसे नहीं हटा सकते, इनके लिए आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा। सदन में प्रस्ताव लाने के लिए आपके पास अनुमोदन और समर्थक होने चाहिए, 50 अनुमोदक और 50 समर्थन होने चाहिए। तो उसमें क्या हुआ था? जीवी मावलंकर के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। हालांकि वो विफल रहा मतलब ये अपने पद से नहीं हटे। तो ये आप एक नोट पॉइंट करके लिख लेंगे। आपसे क्या प्रश्न पूछेगा? यहाँ से प्रश्न यह पूछेगा कि सबसे पहले प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया? हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया? तो जीवी मावलंकर, इनके खिलाफ सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था इनको पद से हटाने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन इनके और बनता है क्या? कि ऐसे कौन से अध्यक्ष थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? तो जीवी मावलंकर जो थे इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। इसके बाद एक और हमारे जो अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी, क्या नाम था? जीएमसी बालयोगी। उनका अभी मैं आपको सारे नाम लिखा दूंगा, एक बार सुन लीजिए। जीएमसी बालयोगी, उनका भी पद पर रहते निधन हो गया था।
तो अब एक बार इनको लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको जो बताए वो सारे मैं आपको लिखा देता हूं, आप नोट कर लेना है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, पहले अध्यक्ष जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, कौन सा? पद से हटाने के लिए। प्रस्ताव लाया गया, कौन से थे वो भैया? जीवी मावलंकर। दूसरा पॉइंट, पद पर रहते हुए निधन। पद पर रहते निधन, तो कौन थे हमारे? जीवी मावलंकर साहब और जीएमसी बाल योगी। ये दो आपके ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। हालांकि जो हमारा जो पहला प्रस्ताव लाया गया था ये विफल रहा, मतलब वो अपने पद से नहीं हटे, विफल रहा। तो ये साथ आपको याद रह जाएगा सारी चीजें। तो ये की पॉइंट है इसके, ये की पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पे? ऐसे कौन से अध्यक्ष रहे जिनका पद पर रहते निधन हुआ? तो कौन रहे आपके? जीएमसी बाल योगी और जीवी मावलंकर। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं अभी बता देता हूं, बहुत ज्यादा आपको सुनकर ये अचंबा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो हमारे प्रथम जो आम चुनाव हुए थे, अच्छा एक बात और मैं आपको बतानी भूल गया कि जो प्रथम चुनाव हुए थे उनको आम चुनाव कहा गया। अब आम चुनाव होने का मतलब ये नहीं है कि जब आम बाजार में आ जाए या आम पक जाए या आम लगना स्टार्ट हो जाए तो जब चुनाव होते हैं उनको बोलते हैं आम चुनाव। आम चुनाव इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इसमें आम जनता भाग लेती है। तो जो प्रथम आम चुनाव होते उनको दो बड़े नाम, दो ऐसे नाम, दो हमारे संविधान के ऐसे नाम थे जो हार जाते हैं। अब वो कौन कौन सदस्य थे जो प्रथम आम चुनावों को हार गए, जिनका नाम आपको पढ़ा भी होगा और बहुत ज्यादा पढ़ते हो? आचार्य कृपलानी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको सुनकर ये चकित हो गए होंगे, सभी आश्चर्यचकित हो गए होंगे क्योंकि ऐसे नाम जो अलग ही थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अलग थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट करके लिखो, प्रथम आम चुनाव को आचार्य कृपलानी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आचार्य कृपलानी जी पहले आम चुनाव को हार जाते हैं। यह क्लियर है आपका? चलो, अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा लोकसभा होती है, ये लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब ये अपना किसके उस पर काम करती है? तो लोकसभा हमारी मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या ऐसा कहीं लिखा है? आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में ये लिखा गया है कि जो हमारी लोकसभा है वो मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। अब देखो, एक आपने पढ़ा होगा कि जब सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद में सभी मंत्री बनते हैं कि कोई गृह मंत्री हो गया, कोई ऊर्जा मंत्री हो गया, कोई सड़क व परिवहन मंत्री हो गया, कोई ये मंत्री हो गया, कोई वाई, कोई एक्स, कोई मतलब डिफरेंट तरह के मंत्री बनते हैं। यानी कि जिसकी सरकार आई, मान लो किसी की भी सरकार आई, एक ही सरकार आई, हम एग्जाम्पल के तौर पर किसी का नाम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर अपने वर्डों को यूज करेंगे कि मान लो एक ही सरकार आई। अब एक ही सरकार में इसके जो चहीते लोग हैं वो बहुत सारे लोग हैं। अब एक के बहुत सारे चहीते लोग हैं तो क्या करेंगे भाई? मान लो मेरे कोई चहीते लोग मेरे पास आ जाएंगे चुनाव जीत करके, तो मैं क्या करूंगा? सब मेरे से कहेंगे यार मुझे ये मंत्री पद दे दो, यार मुझे ये मंत्री पद दे दो, मुझे ये मंत्री पद दे दो। तो क्या होता था, कोई भी सरकार आए आगे सब उसके चहीते आगे तो सबको खुश करने के लिए वो मंत्री पद दे देते थे। भैया तुम ये रखो, तुम ये रखो, तुम सड़क संभालो, तुम चिकित्सा संभालो, तुम मेडिकल संभालो और तुम हमारा ये कार्यालय संभालो। तो सबको अपना फिक्स कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, एक संविधान संशोधन हुआ
91वां संविधान संशोधन 91वां 91वां संविधान संशोधन द्वारा यह तय कर दिया गया कि केवल जिसकी सरकार होगी उसके केवल 15% ही मंत्री बन पाएंगे। अब इसको समझिए कैसे, छोटा सा लॉजिक लगा के समझेंगे। पहले तो नोट कर लो कि 91वां संविधान संशोधन द्वारा 15% मंत्री पद निर्धारित कर दिए गए। ये कहां लिख दिया गया? ये लिख दिया गया आपका आर्टिकल 75 में। जब ये आर्टिकल 75 में लिख दिया, अब इसको समझो कैसे। देखो, मान लो कि कोई सरकार है, उसको 300 सीटें मिली हैं, 300 सीटें मिली हैं। अब 300 का 15% मतलब वो 45 व्यक्तियों को, यानी कि उसके जो सदस्य हैं केवल 45 सदस्यों को ही मंत्री पद दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ये फिक्स कर दिया। ये नहीं है कि उसके चाहिए यहाँ पे 60 लोग आ गए तो 60 को मंत्री दे देगी, नहीं, ये अब नहीं होगा। ये पहले चलता था, लेकिन अब संशोधन करके क्या कर दिया गया, इनको फिक्स कर दिया गया 15% ही आप केवल मंत्री पद दे सकते हैं। अब देखो, अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी जो सदस्य बनते हैं उनकी योग्यता क्या होगी, क्योंकि इसके सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। अब वो योग्यताएं पता होनी चाहिए आपको कि योग्यताएं क्या होंगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, ऐसा होता है कई बार कि आपको क्वेश्चंस पूछना होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि कोई आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या इसमें से कुछ आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप बड़े आराम से उसको भेज सकते हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो योग्यता, सबसे पहली योग्यता तो आती है उसकी उम्र की, एज, उम्र, आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए आपके पास, 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, कि कम से कम वो 25 वर्ष का होगा तभी वो लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, वह भारत का नागरिक हो, अब कई बार लिखा जाता है वह पागल व दिवालिया ना हो, ये चीजें तो अलग हैं, ये चीजें आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है। तो जो बेसिक जानकारी है, जो सिंपल जानकारी है, आपको जाननी चाहिए कि कम से कम उसकी उम्र तो 25 वर्ष होनी चाहिए, कि अगर वो 25 साल का है तभी वो योग्य है लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए। अगर वह 25 साल का नहीं है तो वो अयोग्य ठहराया जाएगा। लेकिन उसके बाद वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बाद क्या योग्यताएं होंगी, कि क्या केवल 2 ही योग्यताएं हैं क्या उसको, तो 2 योग्यता नहीं है। इसके बाद जो शेष योग्यताएं हैं वो हमारा संसद निर्धारित करेगा, मतलब शेष योग्यता संसद निर्धारित करेगा, संसद निर्धारित शेष योग्यताएं संसद निर्धारित करेगा। तो यह भी आपको विशेष करके याद रखना है। तो 2 योग्यताएं आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में सीधा सीधा, कितनी बार तो जो रेलवेज के या आपके सीजीएल के सीजीएसएल के एग्जाम होते हैं उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्या कि लोकसभा के कार्यकाल, ये लोकसभा की योग्यताएं, इनके बारे में आप बताइए। तो ये हमारी योग्यताओं के बारे में है। अब देखेंगे हम इसका कार्यकाल। तो योग्यता क्लियर होगी। अब बात करेंगे कार्यकाल की, कि इसका टेन्योर कितना होता है। तो देखो, अब बात करें कार्यकाल की। लोकसभा जब गठित होती है तो इसका कार्यकाल कितना रखा जाता है, 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका कार्यकाल रखा जाता है। लेकिन एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये हमारा अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। अब अस्थायी का मतलब क्या है, अस्थायी मतलब इरेगुलर, मतलब इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, कभी भी, मतलब कि अगर सरकार को लगता है, यानी कि राष्ट्रपति को या लगता है
कि कौन भंग करता है? राष्ट्रपति भंग करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसको रिपोर्ट करते हैं। तो मतलब अगर लगता है कि जो हमारे देश की शासन व्यवस्था है या कानून है वो सही से काम नहीं कर रहा है, या जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो क्या करते हैं? इसको भंग कर देते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है, मतलब इसको भंग किया जा सकता है उसके टाइम से पहले भी। हालांकि जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, इसका निर्धारित करते हैं 5 वर्ष, लेकिन उससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। तो आप कहोगे कि इससे पहले भंग किया जा सकता है, क्या इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है? जी हाँ, इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन स्थिति क्या होगी? अगर आपातकाल लगा है, मतलब इमरजेंसी लगी है, आपातकाल में जो है कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर इमरजेंसी लगी है देश में तो उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए आप बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होता है? अगर आपको आपातकालीन के दौरान कार्यकाल बढ़वाना है तो आपको विधेयक लाना पड़ेगा, उसको पारित करवाना पड़ेगा, तभी आपका कार्यकाल बढ़ जाएगा, नहीं तो वो कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। ये प्रश्न जो है ये वाला आपसे 4 से 5 बार पूछा गया है एसएससी में। तो एक बार स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है कि अगर आपातकाल लगा हुआ हो तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या नहीं। एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को कितना बढ़ाया जा सकता है। तो इसी लाइन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्यों कई बार बच्चे स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको लगता है कि अस्थायी सदन है तो अस्थायी है, मतलब इसको भंग किया जा सकता है, ये अपने टाइम पीरियड पर ही चलता है। ठीक है भैया, अब देखो, अब इसकी कुछ शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। विशेष शक्तियां हैं इसके पास। भाई लोकसभा है, लोगों को सदन है, तो विशेष शक्तियां तो होंगी ही इसके पास। अब वो विशेष शक्तियां क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक आर्टिकल आता है हमारे संविधान में 108 क्या कहता है? आर्टिकल 108 जिक्र करता है संयुक्त बैठक का। अब आपका प्रश्न यहां पे एक क्रिएट हो गया कि संयुक्त बैठक का जिक्र करते हैं तो राज्यसभा का भी जिक्र होता है, क्योंकि जो संयुक्त बैठक होती है हमारी वो राज्यसभा और लोकसभा से होती है। लेकिन आप यहाँ पे लोकसभा में संयुक्त बैठक काहे बता रहे हैं? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि जो संयुक्त बैठक है बुलाता कौन है? सबसे पहली बात, बुलाता कौन है? दूसरी, अध्यक्षता कौन करता है? 2 क्वेश्चन मार्क यहां पे क्रिएट होते हैं कि संयुक्त बैठक तो आपने बुला लिया, लेकिन बुलाया किसने? फिर अगर आ गई है, बुला लिया है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो बुलाता तो केवल हमारा राष्ट्रपति है। अब किस सिचुएशन में बुलाता है? मान लो कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसपे लोकसभा में तो पारित हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है, तो अगर लगता है कि इस पे संयुक्त अधिवेशन बुलाना चाहिए, इस पर दोनों सदनों को एक साथ बैठाकर बात करनी चाहिए, तो उस स्थिति में क्या करता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की क्रिया को करता है और उसको बैठक को ऑर्गेनाइज कराता है। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में पारित नहीं हो रहा है, तो भी उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। लेकिन बात आती है अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष। अब यहां पे भी एक प्रश्न होगा, क्योंकि जितना हम आगे पढ़ते जाएंगे, जितना डीप पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस अपने आप बनते जाएंगे। अब आप क्या होगे कि ठीक है, मान लिया आप सही कह रहे हैं कि अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन क्या ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है? हमारा जो संविधान है ऐसा कहीं पे लिखा है? तो एक हमारे संविधान में आर्टिकल है 118, आर्टिकल नंबर 118, और उसके फर्स्ट पार्ट में यही जिक्र छेड़ दिया गया है कि अगर संयुक्त बैठक होगी, राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त बैठक और उसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये कहां पर लिख दिया गया है? ये लिख दिया गया है केवल आर्टिकल 118 के फर्स्ट पार्ट में। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं कि जो संयुक्त बैठक है उसको बुलाता केवल राष्ट्रपति है,
लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन हमारे संविधान के आर्टिकल 118 के फर्स्ट पार्ट में यह लिख दिया गया है कि जो हमारे अध्यक्षता करेगा वो केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। क्लियर है? ये बातें क्लियर है? यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है आपका, क्योंकि वो अधिकतर आपकी जो नॉलेज चेक करता है वो डीप नॉलेज चेक करता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि अध्यक्षता कौन करता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्या इसका जिक्र हमारे संविधान में है, अगर है तो कहां पर है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। क्वेश्चन को पूछने का नजरिया बदल जाता है जब आप लेवल की बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं। जब आप बात करते हैं कि ग्रुप डी का या ग्रुप बी का या सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, इस तरह के जब आप चर्चा करते हैं एग्जाम की, तो आप सिंपली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूपी स्टेट पीसीएस हो गया या कोई भी स्टेट का पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, या जो आपका सीडीएस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनकी अगर हम चर्चा करेंगे तो वहां पे क्वेश्चंस का लेवल आपका अच्छा हो जाता है। तो ये सब आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन एक होता है धन विधेयक। यहां पे क्वेश्चन आपका बनेगा धन विधेयक। पहली बात तो ये कि जो धन विधेयक होता है, पहला क्वेश्चन यहां पे ये क्रिएट होता है कि धन विधेयक कहां पे पेश किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पे? लोकसभा में। अब कोई भी विधेयक आप पेश करते हो लोकसभा में, उसको कैसे पता लगती है कि ये हमारा धन विधेयक है या नहीं। कोई भी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? इसकी जो शक्ति है, धन विधेयक को घोषित करने की जो शक्ति है, वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई भी बिल जो आप धन विधेयक रख रहे हैं वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो दूसरी शक्ति किसके पास हुई? ये भी हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास हुई। यानी कि लोकसभा के पास दूसरी शक्ति क्या हुई कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय हमारा जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि लोकसभा के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरी चीज है कि आपने ये तो पास करा लिया, उसके बाद कुछ और ऐसी पावर हैं, कुछ ऐसी पावर हैं कि उसके पास होनी चाहिए। जैसे आपको क्या आपातकाल लगा है। तीसरी अगर हम पावर की बात करें, आपातकाल लगाना है या आपातकाल लगा है, तो आप सबसे पहले कहां पर रहेंगे? सबसे पहले आपातकाल लगाने के लिए आप जो अधिवेशन है या विधेयक है आप लोकसभा में लाएंगे, क्योंकि आपातकाल जब लगेगा उसमें प्रभावित कौन होंगे? भाई जनता होगी, और जनता का सदन कौन है? लोकसभा है। तो अगर आपको पहले आपातकाल लगाना है तो आपको आपातकाल लगाने के लिए सबसे पहले लोकसभा में अपना विधेयक लाना होगा। अगर वो लोकसभा से पारित हो जाता है तब वो आपका राष्ट्रपति और राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से पारित होने के बाद आपका किसके पास जाता है? वो राष्ट्रपति के पास जाता है। वहां पे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करता है और वो क्या होता है? लागू हो जाता है। तो ये भी आप क्या इसमें आपको याद रखेंगे। तो आज हमने जो देखा, अपनी काफ़ी सारी चीज़ें देखी लोकसभा में। हमने जो जो चीज़ देखी है एक बार उसको दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं चर्चा करके, जल्दी क्विक रिवीजन जिसको आप बोलते हैं, फिर हम अपना आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? लोकसभा की संरचना व गठन। लोकसभा की संरचना व गठन में हमने देखा था कि इसमें जो पढ़ना है हमको परिचय पढ़ना है पहला, तो उसके बाद संरचना पढ़ना है। पहली लोकसभा कब गठित हुई थी, योग्यताएं क्या हुई थी, अध्यक्ष के बारे में और शक्ति के बारे में और प्रस्ताव के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब इनमें हमने सारी में चर्चा की थी। सबसे पहले लोकसभा, लोकसभा आर्टिकल 81 में आती है, ये आपको पता है। उसके बाद हमारा मिलकर किससे बनी है ये लोकसभा, यानी कि लोकसभा का उदय कहां से हो, आई कहां से, तो संसद से निकल कर आई। संसद का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 79 में है। तो संसद से निकलकर हमारी लोकसभा आई। तो लोकसभा का नाम की बात करें तो लोकसभा का जो पहली बार नाम है वो 1954 में मिला लोकसभा को। उससे पहले इसको जनता की सभा कहा जाता था। ठीक है,
तो जनता की सभा 1952 से 1954 तक कहा गया। 1954 के बाद में इसको अपना नाम मिला लोकसभा। आगे बात करें तो आगे अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा के विभिन्न नाम क्या क्या हैं। तो नामों की बात करें तो भावनाओं का सदन, प्रथम चेंबर, निचला हाउस, लोगों की सभा या आम सभा, इसको बोला जाता है आम सभा। तो इसको बोला जाता है सिंपली 4-5 नाम से इसको पुकारा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमने इसकी सीटें देखी थी कि इसमें टोटल 552 सीटें हैं। 552 सीटों का हमने बंटवारा किया था कि 530 सीटें हमने किसको दी, राज्यों को दी थी, और 20 सीटें हमने दी थी किसको, केंद्र शासित प्रदेशों को, और 2 सीटें हमने दी थी एंग्लो इंडियंस को, जो आपके आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं। तो 552 सीटें होती हैं, और जो 2 सीटें आती हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, ये कब आती हैं कि जब 550 सीटें यानी कि 530 राज्यों की और 20 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों में एक भी आपका आंग्ल भारतीय समुदाय से अगर मेंबर नहीं आया है, तो उस स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 331 के तहत एक पावर दी गई है जिसमें वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है अपनी मर्जी से। उसके बाद हमने देखा था चुनाव के बारे में। चुनाव जो होता है उसका फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली से होता है, मतलब अग्रता ही विजेता, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो हमारा चुनाव जीत जाएगा। चुनाव के लिए हम वोटिंग करते हैं, आप सब मिलकर वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने की एक एज फिक्स की गई है जो आज के समय में 18 साल है, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपका जो एज थी वो कितनी थी, 21 वर्ष थी। उससे पहले आप 21 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हुआ करते थे वो वोटिंग करते थे, लेकिन आज के समय में क्या होता है, 18 साल वाला भी वोटिंग करता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो अध्यक्ष है वो कैसे चुना जाता है, पहले अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद ऐसे अध्यक्ष जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया उनको हटाने से लेकिन वो प्रस्ताव विफल रहा। उसके बाद हमने वो अध्यक्ष देखे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, जिसमें आपके पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर साहब हैं। उसके बाद उनके जो सहयोगी रहे हुए हैं जीएमसी बालयोगी, ये 2 ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। उसके बाद हमने चर्चा की कि 2 ऐसे सितारे उस समय के जो चुनाव हार जाते हैं, आचार्य कृपलानी जी और उसके बाद अंबेडकर जी, प्रथम जो आम चुनाव हुए थे उनको वो हार जाते हैं, ठीक है। और हमने चर्चा की थी कि जो पहले जो आपके आम चुनाव हुए थे, पहली जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 489 सीटों पे चुनाव हुआ था और 364 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और जिसको बहुमत मिलता है, आप कह सकते हो कि जिसके पास अधिकतम सीटें होती हैं, जिसको बहुमत मिलता है, या आप कह सकते हो गठबंधन की अगर सरकार बन रही है तो वही हमारा सरकार बनाती है, उसी दल का हमारा नेता बनता है। उसके बाद हमने पहले अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव, ये सामने आपको की पॉइंट इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको सारे लिखा दिए हैं। पद पर रहते हुए किनका निधन हुआ था, जीएमसी बालयोगी और मावलंकर साहब। तो ये सारे मैंने आपको फैक्ट बता दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, सिंपल ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो 51वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो मंत्री बनते हैं लोकसभा में, जो जैसे मान लो आपका कोई कैबिनेट मंत्री हो गए, इस तरह कैबिनेट स्तर के जितने भी मंत्री होते हैं उनकी जो क्राइटेरिया है, उनके वो कितने % बनेंगे, कितने मेंबर बन सकते हैं मैक्सिमम, उनकी वैल्यू फिक्स कर दी गई। और अब आप ये मत न कह देना कि मान लो कि 289 मिले, इसका 15% तो सर फ्रिक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो जैसे मान लो 30.4 आया, तो 30.4 को कैसे बनाएंगे, तो 0.4 नहीं, वो या तो 30 बनेंगे या 31 बनेंगे, है ना। तो कभी कह लोगे कि सर 0.4 आ गए तो 0.4 को कहाँ से लाएंगे, ऐसे तो कोई मेंबर है ही नहीं, तो उस तरह का मेंबर नहीं है। उसके बाद हमने उसकी योग्यताएं देखी, योग्यता के बारे में जिक्र करते हैं तो उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद वह भारत का नागरिक होना चाहिए। शेष योग्यताओं की अगर हम चर्चा करेंगे तो शेष योग्यता आपका कहाँ पर उल्लेखित है, उनका कहीं जिक्र नहीं किया गया है, वो केवल संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है कि संसद तय करेगा कि शेष योग्यताएं क्या होंगी किसी भी कैंडिडेट की। उसके बाद हमने कार्यकाल की बात करी कि कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल के बाद हमने देखा कि ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है मतलब इसको कार्यकाल के पहले भी समाप्त किया जा सकता है। अगर लगता है कि जो हमारी कार्य प्रणाली है, शासन प्रणाली है, वो सही से काम नहीं कर रही है और लगता है कि जो हमारा सरकार का तंत्र है वो विफल हो गया है, उस स्थिति में क्या होता है, इसको पहले भी भंग किया जा सकता है। लेकिन अगर आपातकाल लग जाए, मान लो कि उसका कार्यकाल पूरा हो गया, होने वाला है, और उस स्थिति में आपातकाल देश में लग गया, आपातकाल जब लग जाता है तो क्या इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, तो आपातकाल वाली स्थिति में केवल इसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
मैक्सिमम, उसके बाद इसके चुनाव कराने होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि संयुक्त बैठक की जो संयुक्त बैठक होती है इसको कौन बुलाता है? बुलाता केवल राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष। जो आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 180 में मतलब 118 में ये वर्णित है कि जो हमारा अध्यक्षता है वो केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। अब जो हमारे प्रस्ताव रह जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह जाते हैं, और जैसे आपका मनी बिल हो गया, बजट हो गया, सत्र हो गए, प्रस्ताव हो गए, ये जो चर्चा है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट, जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसमें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, यहाँ तक में आप आराम से पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई आपका इसमें कोई क्वेश्चंस ऐसा क्रिएट हो जाता है कि अभी तक आपने मेरे से नहीं सुना है या आपको नहीं हुआ है, तो वो भी हमको सेंड कर सकते हैं। जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम अपना प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो केवल हमारे लोकसभा में लाए जाते हैं। उसके बाद सत्र के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सत्र हैं। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी बच जाते हैं, जैसे जो इन दोनों से मिलकर बनते हैं कि प्रस्ताव है, मनी बिल है, बजट है, पहला सत्र कौन आहूत करेगा, जब लोकसभा गठित होती है तो गठित जब नई लोकसभा का चुनाव होकर आता है तो उसको संबोधित पहले कौन करता है। तो इस प्रकार के जो पर्सन है वो इन्हीं के बाद यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो अगली क्लास में जो उसका होगी उसमें हम यही सब चर्चा करेंगे। तो आई होप मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी लगता है कि कोई आपका क्वेश्चन मार्क बन जाता है, आप कई बार होता है ना, क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है माइंड में कि चलो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्यों क्रिएटिव माइंड होगा तभी क्वेश्चन मार्क बनकर आएगा। तो आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, यहाँ पर आराम से पढ़िए, 1 बार 2 बार 4 बार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है किसी भी चीज़ का, सब आप ही के लिए फ्री है। ठीक है, तो आपके लिए एक फैसिलिटी हमेशा कि अगली क्लास जो इस बार पहली बार नए हैं स्टूडेंट्स, जो पहली बार मेरे दोस्त पहली बार देख रहे हैं हम मेरे को, तो ये हमारा YouTube चैनल है SP एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। शेष पार्ट इसका आपको अगली ही जल्दी ही मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दी आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा जिसमें हम पूरी चर्चा कर लेंगे। इसका नोट्स जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, जितना भी मैंने आपको लिखाया है, ये हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर? ये मिलेंगे टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाकर उसको डाउनलोड कर लेना है। आपका क्वेश्चंस आता है तो आप क्वेश्चंस हमें कहाँ भेज सकते हैं? या तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर गिवन है, ये ग्रुप वाला नंबर है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। साथ में फेसबुक पेज पे भी आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, वहाँ पे भी हम अपडेट रहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम जल्दी से सोल्ड आउट करके भेजें। तो साथ में फॉलो करें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, ये हमारी ईमेल आईडी है, आप यहाँ पर भी भेज सकते हैं। मतलब आपको चारों तरफ से ऑप्शन खुले हुए हैं, आपके लिए बेहतर से बेहतर जो हो सकता है वो हम करने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि आपके लिए बेहतर से टीचर आपको प्रोवाइड करवा सकें, बेहतर नॉलेज आपको दे सकें, बेहतर नोट्स आपको दे सकें, और बेहतर फैसिलिटी आपसे लिंक होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए हम हर एक माध्यम के पास जाते हैं और आपसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।